हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन जो इकोनॉमी है उसका थर्ड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है बिफोर 1947 किस तरीके की थी, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, और 1991 में जो हम एक तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए तब उसमें क्या रिफॉर्म्स किए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है आप उनके पीछे भाग दौड़ करो। जो आपके पास है उसी का यूज करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, एनसीईआरटी जो इंडियन इकोनॉमी है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो एलपीजी के बारे में हम बात करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले आपने देखा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है बिफोर 1947 उसमें क्या था कि जो हमारे रिसोर्स थे वो मैक्सिमम एक्सप्लॉइट हो चुके थे, यानी कि उनका शोषण हो चुका था। यहां से क्या किया, जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट है यहां से क्या करती थी, रॉ मटेरियल को लेकर जाती थी और वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करके वो इंडिया में लेकर आती थी। जो हमारा जो रॉ मटेरियल वो लेकर जाते थे उसकी जो एक तरीके से जो हमें कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और जो मैन्युफैक्चर होकर आता था उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी उसके कंपेयर में। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर अगर उसी प्रोडक्ट को हम बनाते तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा आती थी। क्यों, यहाँ पर जो सारी चीजें थी वो हैंड मेडन थी, यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली चीजें थी। वहां से जो मैन्युफैक्चर होकर चीजें आती थी वो मशीनों से बनती थी। जो मशीनों से बनती थी तो उनकी कॉस्ट क्या आती थी, कम आती थी। जब उनकी कॉस्ट कम आते हुए भी वो हमें उसका बेनिफिट नहीं देते थे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के कंपेयर में उनके प्राइस क्या होते थे, कम। इसलिए जो हमारे इंडस्ट्री थे वो क्या हो गए, एक तरीके से खत्म हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि 1947 में जैसे ही हम आजाद होते हैं तो एक तरीके से हम पॉलिसी लेकर चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपने देखा कि कुछ सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा। तो यहां पर आपने तीन चीजों के बारे में जाना सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि क्या सोशलिज्म होता है, क्या कैपिटलिज्म होता है और क्या मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। आपने देखा कि सोशलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से मैक्सिमम जो भी सारा काम है वो गवर्नमेंट संभालेगी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही सारा काम होगा, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, जिसको आप लेजिज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हो। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है और कुछ हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट सेक्टर की है। जो नेहरू जी थे उनका विजन था कि वो सोशलिज्म के ऊपर जाएं, बट लेकिन हमारी इकोनॉमी को हम प्रॉपर ना तो सोशलिज्म के साथ लेकर चल सकते थे ना ही एक तरीके से कैपिटलिज्म के साथ, इसलिए एक बीच का जो पाथ है वो चुना गया और हम लेकर चले मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम 1947 के बाद 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की थी तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक तरीके से इंडस्ट्री का वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ था, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के पास था। उसके बाद आपने देखा कि 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है और वहां से इकोनॉमी का जो फेज है बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब वहां से एक तरीके से टर्न हो जाती है इकोनॉमी, वहां पर गवर्नमेंट बढ़ती है सोशलिज्म की तरफ, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी एक तरीके से मैक्सिमम सोशलिज्म और मिनिमम प्राइवेटाइजेशन। तो आप यहां पर देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्री है वो क्या है गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री है कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रॉपर ही गवर्नमेंट चलाएगी और कुछ इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, लेकिन वहां पर भी जो इजाजत होगी वो गवर्नमेंट की होगी। और एक जो तीसरा पार्ट है वो है कि जिसमें क्या स्टार्टिंग गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कुछ पार्टिसिपेशन जब स्टार्ट गवर्नमेंट कर देगी तो उसको आगे बढ़ा सकता है प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल नैरो कर दिया गया, उसका संकुचन कर दिया गया। अब ये चीज धीरे धीरे चलती है और हम 1980 तक आ जाते हैं, 1980 तक। अब 1980 तक आते आते हमने क्या किया उस टाइम पर
बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हमने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना, यानी कि देखो इंपोर्ट तो हम कर रहे थे, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान भी आपने देखा जो 1956 में आता है, उसमें भी हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया तो हमारे पास तो मशीनरी थी नहीं, तो उसका हमने क्या किया, इंपोर्ट ही किया। लेकिन हम ये था कि जो इकोनॉमी है वो बाहर से कम जो बाहर की जो इन्वेस्टर है वो कम से कम इंडिया में इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट का आपने देख लिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उससे हमारी कंट्री का क्या हाल हुआ था। तो फिर आप देखोगे कि 1980 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं उनको नेशनलाइज किया, बहुत सारे बैंकिंग जो सिस्टम है उनको नेशनलाइज किया गया। अब ये आपने देख लिया कि गवर्नमेंट क्या हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है, गवर्नमेंट के पास इतना बर्डन हो जाता है कि गवर्नमेंट वहां तक आते आते जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बीओपी है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, एक तरीके से खराब हो जाता है। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट जब वो खराब हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए अब हमारे पास इतना भी नहीं था कि जो भी हम बाहर से जो लोन भी लेते थे वो मैक्सिमम जो हमारी कंजम्पशन जो नीड्स है उन्हीं के ऊपर खर्च हो जाता था। और जो गवर्नमेंट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पर जो बेरोजगारी है बहुत ज्यादा थी, गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, तो इन चीजों को भी एक तरीके से दूर करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट की इसी कारण से जो गवर्नमेंट की एक तो क्या हुआ, अच्छे तरीके से जो इंडस्ट्री है वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट का इस तरीके से डेवलपमेंट के लिए जो खर्च करने से उसकी आय कम पड़ गई और खर्च ज्यादा, यानी कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, जिससे उसका जो है एक तरीके से बीओपी डेफिसिट में चला गया। तो यहां पर आप देखोगे कि जो 1991 है, 1991 के अंदर हम लेकर आते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इससे पहले, एलपीजी से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अब देखिए 1991 में, 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। तो आप देख रहे हो कि क्यों एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो ये पार्शली अगर आप देखोगे रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे 1980 के दशक में ही, इस 1980 के बाद से ही हमने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फुली जो एक तरीके से जो हमने रिफॉर्म्स किए वो 1991 में किए, 1991 में किए। अब यहां पर आपने देखा कि क्या जरूरत पड़ी, एक तो हमारा बीओपी इतना डेफिसिट में चला गया था, दूसरी बात है कि जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, जो हम एक्सपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट के लिए जो हमारे काम आते हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 वीक के लिए ही बचे हुए थे। इसके लिए हमने बहुत सारा जो टन है वो गोल्ड है वो क्या रखना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था। अब यहां पर आप देखोगे कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और उनको ये बोलता है कि प्लीज हमें लोन दे दीजिए। उससे पहले भी वो कई बार हमारी हेल्प कर चुके थे। तो जब जाते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहां पर साफ मना कर देता है, वो कहता कि यहां पर आपको लोन तो मैं दे दूंगा लेकिन वो आपको कंजम्पशन नीड्स के लिए नहीं दूंगा। वो अगर आप कहीं पर कोई इस तरीके की जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं कुछ पॉलिसी आपको बताऊंगा, अगर वो आप अप्लाई करते हो तो मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूं। तो जो वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्हीं की रिकमेंडेशन से इन्होंने जो शर्तें रखी, जो कंडीशन रखी, तो ये जो 1991 की जो पॉलिसी रही, जो एक तरीके से आर्थिक जो नीति रही, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किए गए, ये कंडीशन बेस्ड थे। उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो यहां से इकोनॉमी को एक तरीके से रिकवरी करवाया गया। तो 1991 में जो एक विदेशी ऋण थे जो वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा थे, उनको कवर करने के लिए हमें अपना बीओपी ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लोन को लेना पड़ा आईएमएफ से। उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो विदेशी मुद्रा रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचे थे, यानी कि सिर्फ जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे पास सिर्फ इतना था कि हम उसकी जो पेमेंट कर सके वो सिर्फ 15 दिन के ही थे। मिनिमम हमारे पास होने चाहिए 3 महीने के। उसके बाद देखोगे इसी समय क्या होता है कि जो हमारी नेसेसरी गुड्स हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। फिर है कि जो फाइनेंशियल जो ये संकट है, जो एक फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, 1980 के दशक में ही अकुशल प्रबंधन का परिणाम था, यानी कि 1980 के दशक से ये स्टार्ट हो गए थे, इनएफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट करने के कारण से। इस अवधि में सरकार को विकास नीतियों पर खर्च करना पड़ा, यानी कि जो टाइम पीरियड रहा उस टाइम पर क्या हुआ, डेवलपमेंट जो एक तरीके से जो पॉलिसी चलाई जा रही थी उनके ऊपर गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा, जिससे हमारा जो राजस्व है यानी कि जो आय है वो हमारी
कम हो गई। कम होने के बावजूद भी हमें बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी यानी कि पॉवर्टी और जनसंख्या विस्फोट यानी कि जो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज कर रही थी उसके लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहना पड़ा। कई बार तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को हमने अपने उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया, यानी कि जो कंजम्पशन की जो कंज्यूम जो हम करते हैं। जब आप एक बात देखिए, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपका जो घर है उसमें अगर आप दैनिक जो काम करते हो, जो रोजमर्रा के जो काम हैं, आपकी अगर जो इनकम होती है, अगर आप उन रोजमर्रा के कामों को भी पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर क्या होगा। एक तरीके से आप जो लोन लोगे, एक तो हो कि कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हो, एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, या कहीं पर शादी करने के लिए लोन ले रहे हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक आप बिल्कुल हर रोज जो काम जो कंज्यूम करते हो, जो आप सब्जी रोटी खाते हो, अगर उसके लिए भी आपको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो इससे बड़ी मतलब एक तरीके से बात क्या होगी। तो उस टाइम पर यही एक ऐसी प्रॉब्लम थी। तो इस स्थिति में भारत ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए और बोला कि प्लीज हमें लोन दे दीजिए, और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आपको लोन नहीं मिलेगा कंजम्पशन के लिए। अब आप देखोगे कि उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण मिला, और वो ये जो $7 बिलियन का जो लोन लिया गया वहां से जो भी मिला ये कंडीशन बेस्ड था। नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। उसी टाइम पर हमने क्या किया, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई 1991 में। इसके एक तरीके से दो चीजों के लिए जो पॉलिसी हम लेकर आए, एक तो ये था कि ये जो काम करेगी वो स्थायित्वकारी यानी कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसी होगी। जो स्टेबलाइजेशन जो पॉलिसी होती है वो होती है शॉर्ट रन के लिए, स्थायित्वकारी जो पॉलिसी है। सेकेंड है कि इससे स्ट्रक्चरल चेंज होगा, यानी कि संरचनात्मक जो है सुधार होंगे। जब हम स्थायित्वकारी की बात करते हैं यानी कि जब स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये होती है शॉर्ट रन के लिए। इसका मतलब होता है कि बीओपी को हम जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो खराब हो चुका है उसको हमें करेक्ट करना है। दूसरा, जो इतने इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस गुड्स और सर्विसेज के, इन्फ्लेशन को भी हमें रोकना है। जो हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए उसका मतलब था कि एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज करना है। और सेकंड है कि जो कंपटीशन की जो क्षमता है हमारी इंडस्ट्री की उसको भी बढ़ाना, क्योंकि जो अकुशलता है हमारी इंडस्ट्री को उसको दूर करके उसको एक तरीके से कॉम्पिटिटिव मार्केट में लेकर आना है। अब देखिए उस टाइम पर क्या पोजीशन थी। 1991 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट था वो था 8.4%, यानी कि 8.5% के लगभग आपका जो जीडीपी का ये फिस्कल डेफिसिट था। उसी टाइम पर क्या हो जाता, खाड़ी युद्ध भी हो जाता है, यानी कि कुवैत का इराक पर आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एक और ये नेसेसरी चीज है, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी अगर व्हीकल चला रहे हो तो उसके लिए तेल की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए प्राइस क्या हुआ, आवश्यक वस्तुओं के प्राइस भी इंक्रीज कर गए। और जो इन्फ्लेशन है, जो कीमतें हैं वो 6.7 से 16.7% तक बढ़ जाती हैं। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री थे गवर्नमेंट के अंडर में उनके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि जो लाइसेंस राज था उसको कम करने की बात की गई। यानी कि जो इंडस्ट्रियल कोई भी अगर आप काम स्टार्ट करते हो, कितना आपने उत्पादन करना है, कहाँ तक का मतलब किस चीज़ का आपने उत्पादन करना है, कब करना है, ये सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इसके लिए आपको बकायदा लाइसेंस लेना पड़ता था। अपनी मर्जी से आप इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से आप उनको स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो जो उदारीकरण है, औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार किए गए। फर्स्ट है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करना। अब सिर्फ 5 इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचित, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को पीछे कर लिया और प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह छोड़ दी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको ज्यादा क्षेत्र मिला हुआ है, वो ज्यादा एरिया में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। उत्पादन क्षमता का, इनके उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को हटाना। पहले क्या था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री ही बना सकते थे, अब उनको खत्म कर दिया गया। अब उस प्रोडक्ट को बड़े इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। उत्पादन क्षमता का निर्धारण बाजार के अनुसार, यानी कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, कितना प्रोडक्शन नहीं करोगे, ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड
करेगा। फिर है कि जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किसके अंदर किए गए? बैंकिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है, फॉरेन एक तरीके से जो करेंसी मार्केट है, एक तरीके से फॉरेन मुद्रा बाजार, रिजर्व बैंक, यहाँ तक आप देखोगे जो हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए वो इन सेक्टर में किए, बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में और फॉरेन मार्केट में। इनसे संबंधित हमने क्या किया, एक तरीके से रिफॉर्म्स करने पड़े। बैंकिंग क्षेत्र, बैंक में क्या रिफॉर्म्स किए होंगे, इसके अंदर क्या है कि जो पहले क्या था कि अपना जो ना तो नए बिना आरबीआई की इजाज़त के कोई भी नए बैंक नहीं खोले जा सकते थे। प्राइवेट बैंक क्या था, एक तरीके से जब आरबीआई वहाँ से बताएगा कि आपको ये बैंक खोलना है या नहीं खोलना है, सारा कंट्रोल एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में था। अब उस कंट्रोल को क्या कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया। फिर है कि जो विदेशी मुद्रा बाजार है, जो फॉरेन कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जो रिजर्व बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दायित्व था, इसमें क्या क्या सुधार किए गए। अब रिजर्व बैंक की भूमिका नियंत्रक से, यानी कि जो कंट्रोलर था उससे हटकर सिर्फ एक सहायक, यानी कि गाइडलाइन देने वाला रह गया। उसकी बात है भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी मौका मिला, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने का। जो प्राइवेट बैंक है या जो फॉरेन बैंक है, वो फॉरेन जो प्राइवेट बैंक है वो भी क्या है, अपने आप को एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब आरबीआई की अनुमति के बिना नई एक तरीके से अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। यानी कुछ कंडीशन है भाई, वो कंडीशन पूरा करने के बाद बिना आरबीआई से इजाजत ले ही आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दो और अपना नया बैंक स्टार्ट करो। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष, यानी कि जो पेंशन फंड है आदि को भी भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। उसके बाद है कि राजकोषीय नीति, यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उसको एक तरीके से रेगुलेट करती है। इसके अंदर होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाती है, गवर्नमेंट की आय के बारे में और खर्च के बारे में बात की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट की कहाँ से इनकम होगी, कहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, इनकम टैक्स की रेट को डिक्रीज किया गया। सेकंड है कि इनडायरेक्ट टैक्स को भी क्या किया गया, कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, अब देखोगे अब जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। दूसरा है कि इनडायरेक्ट टैक्स, इसका क्या होता है कि इम्पैक्ट किसी के ऊपर पड़े और इंसिडेंस किसी के ऊपर पड़े। देखिए जो एक तरीके से जो भी इंडस्ट्री है, जो भी किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, स्टार्टिंग में इम्पैक्ट पड़ता है जो इनिशियली होता है, और फिर जो इंसिडेंस होता है फाइनली बर्डन किसको बियर करना पड़ता है, कंज्यूमर को, जो उस प्रोडक्ट को परचेज करके लेकर आएगा। उसी प्रकार से जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। आपकी इनकम है, आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो आप ही उसका फर्स्ट स्टार्टिंग में भी आप ही पे कर रहे हो और फाइनल भी आप ही पे कर रहे हो। तो यानी कि इनिशियल और जो फाइनल बर्डन है वो एक ही के ऊपर रहेगा। इन दोनों रेट को कम करने की बात की गई और इनको जो एक तरीके से जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको सरल बनाया गया। टैक्स रेट कम की गई जिससे जो लोगों की इनकम है वो इनकम थी जो उसमें से सेविंग जो है वो इंक्रीज हुई। इस नीति से, इस तरीके की पॉलिसी अपनाने से जो कर देने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ी, यानी कि टैक्स एविजन जो है वो कम हुआ, कर वंचन जो है कम हुआ। अब लोग क्या करने लगे, अपनी इनकम को बताने लगे गवर्नमेंट को एक तरीके से भी हमारे पास ये आय है। पहले क्या करते थे, छुपा लेते थे। तो इससे जो कर देने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ी जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप दो मीनिंग जो है उनको क्लियर करना जरूरी है। एक होता प्राइवेटाइजेशन, एक होता डिसइन्वेस्टमेंट। जो डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991 से, इनकी 1991-92 से। ऐसा इसी टाइम पर क्यों हुआ, क्योंकि रिफॉर्म्स तो अभी तो हुए 1991 में, क्योंकि 24 जुलाई 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
स्टार्ट हुए। उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर वो थे मनमोहन सिंह, और उसी टाइम पर जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, इससे पहले आपने देख लिया लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन का मतलब था, सिंपल मीनिंग आप समझिए कि लाइसेंस राज को रिड्यूस करना, यानी कि लाइसेंसों की जो संख्या वो कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का पीछे हट जाना, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अब आपके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए जगह छोड़ती चली जाएगी। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक है प्राइवेटाइजेशन, एक है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो 1991-92 में ही आया है। इसके अंदर आप देखोगे इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, यदि शेयर गवर्नमेंट के पास 50% से ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं गवर्नमेंट, अपने जो उसके पीएसयू हैं या फिर जो उसकी कंपनी है उनके शेयर को क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है। जब वो सेल करती है तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब वो प्राइवेटाइजेशन करती है तो इसका मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाते हैं। जैसे ही 50% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे तो अब जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी वो प्राइवेट सेक्टर की दोबारा बनाई जाएंगी। अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट का कि अभी 50% से ज़्यादा एक तरीके से जो शेयर हैं अभी गवर्नमेंट के पास से बचे हुए हैं, और 49% से नीचे किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। यानी कि जिसके पास 50% से अगर ज़्यादा होते प्राइवेट के पास तो उसको बोलते प्राइवेटाइजेशन। यदि 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होते हैं, अगर वो 49 से नीचे, 1 से लेकर 49 तक अगर अपनी कंपनी के जो शेयर है वो सेल करते तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप का फर्क है। देखिए जो ओनरशिप है यहाँ पर जब डिसइन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पर एक तरीके से रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती रहेगी, उसकी ज़्यादा चलेगी। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो शेयर है, जो भी कंपनी की जो इक्विटी है उनको क्या किया जाता, एक तरीके से सेल किया जाता है। पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, किया तो प्रॉपर ही बेच सकती है गवर्नमेंट, उनको बिल्कुल सारा 100 का 100% भी प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती है, या फिर क्या बेच सकती है, वो 50% ये लगाकर ये देखो कि 1 से 100% तक वो कितना भी प्राइवेटाइजेशन में सेल कर सकती है। लेकिन जब डिसइन्वेस्टमेंट शब्द आता तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अभी प्राइवेट सेक्टर के पास 49% से नीचे है। सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को रिड्यूस कर दिया गया। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर वो सिर्फ कहाँ पर अब काम करती है, परिवहन यानी कि रेलवे में मेन तो, दूसरा है कि परमाणु और परमाणु ऊर्जा में, यानी कि परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा, इन्हीं एरिया में अब गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। आप देख रहे हो कि रेलवे तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब देखो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि कोई इकोनॉमी को हम पूरे वर्ल्ड के साथ जब जोड़ दे तो उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। आप देख रहे हो कि आज का जो जमाना वो कैसा है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इसके अंदर क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हर इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक तरीके से राज है। आप घर बैठे कहीं की भी, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसके अंदर क्या किया गया, इस वैश्वीकरण के अंदर क्या किया गया कि आयात द्रव्य की इंपोर्ट की जो रेट थी, यानी कि जो आप टैरिफ लगाते थे, जो कोटा लगाते थे, कोटा का तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और जो टैरिफ रेट थी उनको रिड्यूस कर दिया गया। कारण क्योंकि हम क्या है, WTO के मेंबर भी हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बना, उसके हम मेंबर भी हैं। गेट की जगह इसको एक तरीके से गेट का जो स्थान लिया वो किसने लिया, WTO ने लिया। गेट का क्या मतलब था, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। उसके अंदर सिर्फ गुड्स की बात होती थी, लेकिन जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात की जाती है। एक तरीके से लिबरल पॉलिसी अपनाई गई ट्रेड को, यानी कि इंपोर्ट के लिए, दूसरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। फिर है कि विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है, वहां से हमने जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो बैरियर्स थे, उनको
कम कर दिया, यानी कि हटा दिया गया। बाजार में खुली प्रतियोगिता, यानी कि एक तरीके से मार्केट जो है मार्केट मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ चले, यानी कि प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिज्म की तरफ हम मुंह कर चले। उसके बाद है कि मुद्रा का आंशिक परिवर्तनशीलता। ये देखियो ये कंसेप्ट बड़ा मतलब एक तरीके से समझने का है। यहाँ पर क्या दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। जो हमारा करंट अकाउंट है वो हमारा एक तरीके से क्या फुली कन्वर्टेबल है। इस कंसेप्ट को जानने के लिए आप देखिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो मेरी वीडियोज है, यहाँ पर देखिए जो करंट अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट का मतलब है करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक्सचेंज रेट है उसका डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, यानी कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज वाला जो अकाउंट है वो हमारा क्या फुली कन्वर्टेबल है। फुली कन्वर्टेबल का क्या मतलब है, हमारी करेंसी को दूसरी करेंसी में बदला जा सकता है। जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा पार्शली कन्वर्टेबल है। इसके अंदर एफडीआई एफपीआई ये सारे आ जाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें आ जाती है। वो कारण है उसका एक कि हम जो कैपिटल अकाउंट है उसको फुली कन्वर्टेबल क्यों नहीं करते। फिर है उसके बाद विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी, यानी कि जो फॉरेन आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे कई जगह पर कई क्षेत्र में, उसमें 40 से बढ़ाकर 100% तक वो इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा बाहर की कंपनी यहाँ आकर वो बिल्कुल 100% वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, यानी कि कुछ परसेंट वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया के अंदर वो 100% भी कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि